हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के इंडेप्थ प्रोग्राम में। मैं हूं केवल आपके सामने। हाल ही में आरआरआर राजामौली की फिल्म ने ऑस्कर में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग की कैटेगरी में एक अवार्ड जीता है। गाने का नाम क्या है? नाटू नाटू। ये तो आपको पता ही है, ये बात हर जगह जग जाहिर हो चुकी है। इसमें काम किया था रामचरण ने और जूनियर एनटीआर ने। अब इसके बारे में, इस फिल्म के बारे में बात करें तो यह फिल्म अपने आप में एक काल्पनिक कहानी है, लेकिन इसके जो पात्र हैं वो वास्तविक नायकों पर आधारित हैं। यानी कि जूनियर एनटीआर और रामचरण ने जिन पात्रों पर काम किया है वे हकीकत में मौजूद थे, और उन्हीं पात्रों को मिलाकर के राजमौली ने अपनी कुछ कल्पना में कहानी गढ़ी और यह फिल्म बनाई है। तो जानना जरूरी हो जाता है हमें ऐसे अनसंग हीरो के बारे में, जिनके बारे में जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आजादी का अमृत महोत्सव अभी पिछले साल से मनाया ही जा रहा है, और उसमें यह बात भी जरूरी हो जाती है कि इसी वक्त आरआरआर ने यह अवार्ड जीता है। तो चर्चा के इस महत्वपूर्ण बिंदु को ध्यान में रखते हुए हम आज किन किन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले कि चर्चा में क्यों है, जैसे कि मैंने आपसे बताया कि ऑस्कर अवार्ड मिला है, इस वजह से चर्चा में है, और दो वास्तविक पात्र जो कि हमारे अनसंग हीरो हैं उनसे बनी हुई कहानी है। उसके बाद अल्लूरी सीताराम राजू कौन है, जो पहले पात्र हैं जिसका रोल निभाया था एक तरह से देखा जाए तो फिल्म में रामचरण ने, और उसके अलावा इन्होंने क्या योगदान दिया। रंपा विद्रोह, इनसे जुड़ा हुआ एक विद्रोह है जिसके ये नेतृत्व करता रहे, वह क्या योगदान था, क्यों था, इसके अलावा अन्य इनका क्या योगदान था उसको समझेंगे। उसके अलावा एक और पात्र जो दूसरे थे, कोमराव भीम, इसी को हम क्या कहते हैं, कोमाराव भीम, ये भी हमारे भारत के अनसंग हीरो हैं स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान के। तो इन दोनों के बारे में हम जानेंगे। अभ्यास प्रश्न अंतिम में एक होगा ही। तो आपको पता है एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट एंड साइंसेस के द्वारा ऑस्कर अवार्ड अभी हाल ही में घोषित किया गया, जिसमें नाटू नाटू ने ओरिजिनल कैटेगरी में सॉन्ग में अपना अवार्ड हासिल किया। अब बात आती है कि ये जो वास्तविक नायक हैं इन पे चर्चा कब हुई है? अभी हाल ही में। तो आजादी का अमृत महोत्सव जो बनाया जा रहा था उस दौरान इन दोनों ही नायकों के बारे में अभी पिछले वर्ष चर्चा भी हुई। इसके बारे में खास बात यह है कि जैसे कि जो पहले नायक हैं अल्लूरी सीताराम राजू, उनके लिए एक मूर्ति का भी अनावरण किया गया, कांस्य मूर्ति का, वो भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया गया। इस वजह से काफी चर्चा में है और हमें जानना जरूरी है। तो सबसे पहले देखेंगे अल्लूरी सीताराम राजू के बारे में। इनका जन्म कब होता है? 1897 4 जुलाई, लेकिन जन्म के संदर्भ में संशय बना है। कुछ कुछ लोग कहते हैं 1898 में हुआ था, लेकिन मुख्य बात यही है कि शताब्दी या दशक यही था। अब बात आती कहां हुआ था, तो वर्तमान जो आंध्र प्रदेश का शहर विशाखापट्टनम, वहां पे इनका जन्म हुआ था। और सबसे बड़ी बात है कि जहां इनका जन्म हुआ था उसी क्षेत्र के आसपास इनकी कर्म भूमि भी थी। तो इन्होंने, अगर इनकी शुरुआत का जीवन देखें तो 18 वर्ष की उम्र में ही ये सन्यासी बन गए थे और एक सन्यासी का जीवन जी रहे थे। ज्ञान भी प्राप्त कर रहे थे, बहुत सारी विद्याएं सीख रहे थे। कहा जाता है कि इन्हें जानवरों से बात करना भी आता था। इसी वजह से जो आदिवासी लोग थे वो इनसे काफी ज्यादा प्रभावित रहते थे, इनसे मिलते थे और इन्हें बहुत ही श्रद्धा के साथ इनका सम्मान किया करते थे। तो बात आती है कि आदिवासियों के साथ समय बिताने के साथ साथ उनकी समस्याएं भी उन्हें दिखाई देने लगी। किन समस्याओं से वो परेशान थे वे उन्हें दिखने लगा, और उस समस्याओं के लिए वे स्वयं चिंतित हुए और अपने द्वारा उन्होंने उस समस्या के समाधान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, जो कि अतुलनीय है। तो वो जो थे गंजाम, विशाखापत्तनम और गोदावरी जो क्षेत्र है, वहां के क्षेत्र में इन्होंने अपनी पूरी भूमिका निभाई। वहां पे रहने वाले पहाड़ी इलाके के जो आदिवासी थे उनके लिए निभाई। तो बात आती है कि उनकी इस भूमिका के पीछे की वजह क्या थी? आदिवासियों के खिलाफ कुछ गलत हो रहा था। गलत कौन कर रहा था? ब्रिटिश शासन कर रहा था। और ब्रिटिश शासन ने कुछ ऐसे कानून बना दिए थे जिससे आदिवासियों को उनका जो हक, जो पीढ़ियों से, कई सालों से, कई सदियों से मिला हुआ था, वह छूटने वाला था। तो इसी वजह से आदिवासियों के हक में लड़ने की वजह से इनका एक उपनाम या उन्हें सम्मान दिया गया, मन्यम वीरुडू। मन्यम वीरुडू मतलब क्या होता है? जंगल का नायक।
अब बात यह है कि अपने आप में इन्होंने जो काम किया वह हिंसक था, इन्होंने जो योगदान दिया हिंसक तरीके से दिया, लेकिन इनके विचारों में महात्मा गांधी भी थे। अपने विचारों में इन्होंने कई बार यह दिखाया कि महात्मा गांधी का रास्ता भी जरूरी हो जाता है। असहयोग आंदोलन से वे काफी प्रभावित भी रहे और असहयोग आंदोलन के उस तरीके को अपनाया भी आदिवासियों के द्वारा। जो वहां के स्थानीय स्वशासन था वहां पर इस प्रकार के असहयोगात्मक रवैये की उन्होंने बात की थी, आदिवासियों को इसके लिए मनाया भी। लेकिन उनका यही मानना था कि हिंसा के माध्यम से ही आजादी प्राप्त की जा सकती है। इसी वजह से हम भले आज उनके बारे में कम जानते हैं, लेकिन अब जानना जरूरी है, क्योंकि इस समय है आजादी के अमृत महोत्सव को मनाते हुए अनसंग हीरो को जानने का। तो अब बात आती है कि 2022 में ही 125वीं जयंती इनकी मनाई गई और 2022 में मैंने आपसे जैसे कि बताया कि इनकी कांस्य की मूर्ति का अनावरण भी किया गया था भारत के प्रधानमंत्री जी के द्वारा। कहां किया गया था? आंध्र प्रदेश में जगह है पश्चिम गोदावरी जिला, वहीं पे 30 फुट की कांस्य की मूर्ति जिसका अनावरण हुआ। आप यह देख भी सकते हैं। अब बात आती है इनके बारे में और जानने की, जो इनका योगदान था। योगदान क्या था स्वतंत्रता आंदोलन में? सबसे प्रमुख रंपा विद्रोह। रंपा विद्रोह क्या है? रंपा विद्रोह है मद्रास वन अधिनियम 1982 में जो आया था उसके खिलाफ आदिवासियों के द्वारा जो प्रतिरोध किया गया वही रंपा विद्रोह है। देखिए इसमें हो क्या रहा था। यह जो वन अधिनियम आया, इस अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश सरकार चाहती थी, कहां की? मद्रास प्रेसिडेंसी ये चाहती थी कि यार यहां का जो जंगल का क्षेत्र है जहां आदिवासी अपनी खेती करते हैं और आजीविका के लिए यहाँ के संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं, इसका उपयोग वे रेल की पटरी में बनाने करें, ऐसी संरचना के बनाने में करें जिससे उनका अंग्रेजों का फायदा हो। वे संसाधनों का अपने हित के अनुसार दोहन करना चाहते थे और वह जो लकड़ी जिसका उपयोग वनवासी कर रहे थे उसका उपयोग करना इनके लिए सबसे महत्वपूर्ण था। तो इस अधिनियम के माध्यम से इन्होंने यह प्रयास किया कि आदिवासी ना यूज कर पाए जंगलों की लकड़ियों का, जहां पर वो सदियों से लकड़ियों का इस्तेमाल कर रहे थे, उस वन क्षेत्र का इस्तेमाल कर रहे थे, उसके संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे थे, उस पर रोक लगाने का प्रयास किया। इससे हुआ क्या? देखिए बहुत पहले से ऐसा हुआ कि एक टाइम में मुगलों का राज था, उसके पहले और राज रहा, कई लोगों का राज रहा, लेकिन उस पूरे क्रम में किसी भी शख्सियत ने, किसी भी राजा ने आदिवासियों की परंपराओं के खिलाफ कुछ नहीं किया था। लेकिन यह पहली बार था जहां पर अंग्रेजों ने एक बड़ा बदलाव लाया था, जिससे उनके सामने जीवन का संकट तक आ गया था कि कैसे वे अपने जीवन का निर्वहन करेंगे। इस वजह से ही यह विरोध हुआ। अब देखिए क्या प्रतिबंध लगाए गए थे। पोडू कृषि की जाती है वहां के आदिवासियों के द्वारा, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। पोडू कृषि क्या है इसके बारे में मुख्य बात आपको मैं जो बताऊं तो यह है कि पोडू कृषि को हम कह सकते हैं आज की डेट में स्थानांतरित खेती या कृषि। स्थानांतरित कृषि को क्या झूम खेती भी कह सकते हैं। अब बात आती है कि होता क्या है, यह किस प्रकार की खेती है। मुख्य बात यह है कि एक ऐसी खेती होती है जिसमें कि वन क्षेत्र के अंदर जो आदिवासी होते हैं एक खास जगह पे, एक खास एक सीमा में वहां के जंगल के कुछ खास पेड़ों को जला करके फिर उसके बाद उसी सीमा में, उसी क्षेत्र में उस जगह को साफ करके वहां पर खेती करते हैं। 2-3 साल तक खेती करते हैं जब तक वो जमीन उतनी उपजाऊ रहती है। उसके बाद उसे छोड़ देते हैं और जगह बदल के किसी और जगह पर खेती करने लगते हैं, उसी प्रक्रिया के माध्यम से जलाकर, काटकर और नए क्षेत्र में, एक सीमित क्षेत्र में, और फिर 2-3 साल तक उसका उपयोग करते हैं और ऐसे बदलते रहते हैं। तो जो पिछला क्षेत्र होता है उसमें वापस से फिर पेड़ पौधे उगने लगते हैं और यह प्रक्रिया काफी समय से चली आ रही थी। लेकिन इस प्रक्रिया पर लगाम लगा दी थी अंग्रेजों ने, जिससे अब सीधी सी बात है कृषि पर प्रतिबंध लगेगा तो खाने पीने की उनकी समस्या उनके सामने आ जाएगी, और यही हो रहा था विरोध का प्रमुख कारण। उसके अलावा जो लकड़ी जलाऊ उपयोग की थी वह भी उपयोग नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वन में आने जाने में ही प्रवेश लगा दिया था, मनमानी तरीके से आदिवासी नहीं जा सकते। अब बात आती है 1922 में फिर इसी वजह से रंपा विद्रोह हुआ, और विद्रोह करने वाले कौन थे? विद्रोह करने वाले थे हमारे नायक अल्लूरी सीताराम राजू। इनके नेतृत्व में विद्रोह हुआ, और इनका नेतृत्व आदिवासियों ने क्यों स्वीकार किया? क्योंकि इन्हें वे देवता तुल्य मानते थे, अल्लूरी सीताराम राजू को। अब बात आती है कि उन्होंने इस विद्रोह को किस प्रकार से मूर्त रूप दिया। तो देखिए
जिस क्षेत्र में गोदावरी क्षेत्र के आसपास में इनका प्रमुख क्षेत्र था। और रंपा विद्रोह में रंपा नाम क्यों पड़ा, इस बात को खास तरीके से जानिएगा। जो गोदावरी के पास जो पहाड़ी क्षेत्र था, उस पहाड़ी क्षेत्र का नाम था रंपा पहाड़ी, और उसी से नाम पड़ा रंपा विद्रोह, क्योंकि वहां के आदिवासियों का योगदान बहुत बड़ा था और उस क्षेत्र में लगभग 28,000 जनजातियां मौजूद थी जो इसमें सहयोग कर रही थी। अब बात आती है किस प्रकार से ये विद्रोह हुआ, तो गोरिल्ला युद्ध के माध्यम से। गोरिल्ला युद्ध में क्या होता था, अचानक जाके हमला कर दिया एक ऐसे समय पे जब सामने वाला पक्ष तैयार नहीं है, तोड़फोड़ कर दी, छापेमारी कर दी, छोटे छोटे युद्ध, हिट एंड रन, मतलब आए, हमला किया और तुरंत वहां से चले गए, रुके नहीं। यानी कि बहुत कम साधन लेके आते थे हमला करने का, बहुत ज्यादा बोझ लेके नहीं चलते थे वो, जिससे कि भागना आसान हो सके। अब गोरिल्ला युद्ध के बारे में एक छोटी सी बात जान लीजिए कि यह जो युद्ध है इसकी शुरुआत बहुत पहले हो चुकी थी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में चीन के एक जनरल थे, उन्होंने अपनी एक किताब आर्ट ऑफ द वार में सबसे पहले इसका जिक्र किया था, जिसका नाम है गोरिल्ला युद्ध। इसके बाद आपको पता ही है महाराणा प्रताप ने भी इसका इस्तेमाल किया था और इसके माध्यम से मुगलों को परेशान किया। शिवाजी राव ने भी मुगलों को अच्छा खासा परेशान किया इसी गोरिल्ला युद्ध के माध्यम से, और इसी का सहारा ले रहे थे हमारे रंपा विद्रोह के नेतृत्वकर्ता अल्लूरी सीताराम राजू। अब उससे हुआ ये कि 1924 आते आते, 1922 से शुरू हुआ था आंदोलन और 1924 आते आते इन्हें वीर गति प्राप्त हुई। लेकिन क्यों हुई, क्योंकि इन्होंने 2 साल में अच्छा खासा परेशान कर दिया था। करते क्या थे, पुलिस स्टेशन में धावा बोल दिया, वहां के हथियार छीन लिए, अपने साथियों के साथ गए, वही गोरिल्ला युद्ध हुआ और उसके बाद उन्हें मार के उनका पूरा हथियार अपने पास ले लिया, फिर उसी हथियार से आगे जाके कहीं पे हमला किया। तो ये पूरी प्रक्रिया था और इस पूरी प्रक्रिया से अंग्रेज इतने परेशान हो गए थे तो इनके खिलाफ एक खास इनाम राशि भी रख दी थी। कहा जाता है इन्हें ढूंढने के लिए कोई बटालियन जाती थी तो स्वयं ही जिंदा लौट के नहीं आ पाती थी। इनको पकड़ने में 2 साल में 40 लाख रुपए का खर्च हुआ था। अब बात आती है 40 लाख, सोचिए उस जमाने के हिसाब से काफी ज्यादा है, और भारत सरकार ने भी 1986 में उनके इस योगदान को समझते हुए डाक टिकट भी जारी किया था उन्हें सम्मान देने के लिए। अब आगे की बात आती है यहां पर कि कोमराव भीम कौन है, इन्हें हम समझ लेते हैं। कोमराव भीम जो है इन्हीं को हम क्या कहते हैं, कोमाराव भीम। ये भी दूसरे वास्तविक नायक थे, भीमराव कुमरे भी इन्हें कहा जाता है। इनका जन्म भी आसपास ही हुआ था, अल्लूरी सीताराम राजू के जन्म के आसपास ही वर्ष 1901 में इनका जन्म हुआ। और इनका जन्म भी कहां हो रहा है, उनका जन्म हुआ था विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के पास में, और इनका हैदराबाद राज्य जो ब्रिटिश भारत का हिस्सा था, हैदराबाद राज्य वर्तमान में वह क्या है, तेलंगाना राज्य का क्षेत्र है, सांकेपल्ली, इस जगह पर इनका जन्म हुआ। और इनका जन्म हुआ किस कम्युनिटी में, गोंड जनजाति में। भारत की सबसे बड़ी जनजातियों में से एक गोंड जनजाति, इसमें इनका जन्म हुआ। गोंड का मतलब होता है हरे भरे पर्वत, द्रविड़ भाषा में गोंड का मतलब है हरे भरे पर्वत। तो ये पर्वतों में ही मुख्य रूप से गोदावरी क्षेत्र से लेकर के विंध्य पर्वत के बीच में मुख्य रूप से भारत में पाए जाते हैं, वैसे तो पूरे भारत में ही मिलते हैं। अब बात आती है कि इनकी समस्या क्या थी। इनकी समस्या ना सिर्फ इनकी समस्या थी, जिस क्षेत्र से आते थे तेलंगाना में, हैदराबाद राज्य में, वहां के आदिवासियों की ही यह समस्या थी। जो निजाम की सरकार थी वहां पर, निजाम का शासन था हैदराबाद के निजाम का, उसकी पुलिस, उसके व्यापारी और उसके जमींदार ऐसी नीतियां लेकर आते थे जिनसे शोषण ही शोषण वो आदिवासियों का कर रहे। वो जैसे पोडू कृषि करते थे जंगल में जाके आदिवासी, तो उसके बाद जैसी कृषि पूरी फसल हो जाती थी तो निजाम के लोग आते थे, ये लोग आते थे और उनका जमींदार लोग क्या करते थे, सारा का सारा जो उपज है लेके चल दिए और कह दिए कि ये तो तुम्हारी जमीन है ही नहीं, ये तो निजाम की जमीन है। तो इससे परेशान होकर कई आदिवासियों ने अपनी जान खोई। उन्हीं में से एक थे इनके कोमाराव के पिताजी, उनकी जान भी इसी में चली गई। और इसी वजह से ये संघर्ष में आए और अचानक से एक व्यक्ति की, निजाम के एक बहुत खास व्यक्ति की हत्या कर दी। और उस हत्या के बाद वे कुछ समय के लिए असम में चले गए, चाय के बागान में काम किया, लेकिन कुछ समय बाद ये वापस आए। और कहा जाता है कि एक ऐसा समय आया जब अल्लूरी जो सीताराम राजू हैं उनसे ये काफी
प्रभावित हुए थे, उनकी बातें इन्होंने सुनी थी कि वो किस प्रकार से अपना कार्य कर रहे हैं। इन्होंने भी यही काम किया। निजाम के खिलाफ मुख्य रूप से देखा जाए तो हैदराबाद के निजाम के खिलाफ इनका आक्रोश, तो उन्हीं के खिलाफ इन्होंने कार्य किया और कार्य उनका वही था, छापेमारी युद्ध, वही गोरिल्ला युद्ध ये वो भी कर रहे थे। इनका नारा था जो बहुत फेमस है, जल जंगल और जमीन। इन्होंने एक और नारा दिया था, मावा नाटे मावा राज, यानी कि यह जंगल हम आदिवासियों का है, इस वजह से इस जंगल का सारा उत्पाद उनका होगा और किसी का नहीं होगा। इसी वजह से भारत सरकार ने, या तेलंगाना की जो राज्य सरकार है उसकी बात करें, भारत सरकार ने नहीं, कोमाराम भीम जिला बनाया आदिलाबाद जिले की जगह पे। तेलंगाना राज्य ने, अभी कुछ वर्ष पहले की ही बात है। अब बात आए इनकी वीर गति इन्हें कब प्राप्त हुई, तो वर्ष 1940 में इन्हें वीर गति प्राप्त हुई। इनका आंदोलन यहीं पे नहीं रुका, जो निजाम के खिलाफ आंदोलन इनके द्वारा चलाया गया था इनके मृत्यु के बाद भी चालू रहा। और वर्ष 1946 आता है और 1946 में तेलंगाना आंदोलन शुरू हो जाता है। उस तेलंगाना आंदोलन के साथ ही इनका जो शुरू किया विद्रोह था वह उसमें मर्ज हो जाता है। तेलंगाना आंदोलन क्या था? तेलंगाना आंदोलन भी किसानों के द्वारा शुरू किया एक विद्रोह था, निजाम जो शासक था उसके खिलाफ था। तो यह भी तेलंगाना आंदोलन भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अब देखिए यहां पर आप देख सकते हैं उनकी मूर्ति भी बनी हुई है। कोमाराम भीम जिला कौन सा है? आदिलाबाद जिले से बना है और ये कहां पर है? याद रखिएगा, तेलंगाना में है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये दोनों अलग अलग जगह पे काम कर रहे थे, अलग अलग जगह पे, एक निजाम से विद्रोह कर रहा है, एक ब्रिटिश से विद्रोह कर रहे हैं, और इनको आपस में मिला करके एक काल्पनिक कहानी किस प्रकार से राजमौली जी ने बना दी। तो इसमें मुख्य बात यह है कि कहा जाता है एक खास समय के लिए, जैसे कि कोमाराम थे वो भी एक खास समय के लिए बहुत दिनों तक किसी के सामने नहीं आए, उसी तरह से अल्लूरी सीताराम भी बहुत समय तक गायब रहे थे। इस दौरान जब वो दोनों, जिनके बारे में जिस समय वो किसी के सामने नहीं आए थे, गायब थे, तो कहा जाता है कि उसी समय को आधार बनाकर, एक साथ के इनकी पैदाइश थी, आगे पीछे की थी, तो उसी समय उसी टाइम स्लॉट को आधार बनाकर राजमौली जी ने एक कल्पना बनाई और उस कल्पना के हिसाब से यह कहानी गढ़ती। और वह कहानी अब कितनी अच्छी है आपको पता ही है। तो अब आते हैं आज के अभ्यास प्रश्न में। निम्नलिखित में से किस आदिवासी नेता को मन्यम वीरुडु यानी कि जंगल का नायक कहा जाता है? अल्लूरी सीताराम राजू, कोमाराव भीम, भीमा नायक और बिरसा मुंडा। आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में देना ना भूलिएगा। आप कमेंट करते हैं तो हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।